हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आपको पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 या 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि कैसे हम लोग कोई भी डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा और सेक्शन फार्मूला क्या होगा, इन दो चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, 5 पॉइंट हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। पहला, इन सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, सरकम सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और हम लोग सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे। चारों पॉइंट, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र, इनके बारे में डिटेल से मैं ज्योमेट्री में तो आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन ये हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर 5वां पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रायंगल का जो अपने पास एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कभी भी कोई त्रिभुज आ जाए तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट हम लोग लेते चलते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसा आप लोगों को पता है, मैंने बताया था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 पॉइंट्स हैं। वो हम लोग सारे 3 या सभी के सभी पॉइंट्स 3 या 4 वीडियोस में क्लियर कर लेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूंगा और फिर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मिरर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, तो उनको हम लोग देख लेंगे। सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और इसी टाइप का पेपर, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जब आप लोग देखोगे SSC CDS वगैरह में, वो हम लोग सारे के सारे टाइप क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था, कोई भी ट्रायंगल अपने पास A, B और C, एक ट्रायंगल है A, B और C। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो है x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो हमें सारे के सारे जो 5 पॉइंट है कहाँ से आया, आपका पूरा बेसिक और लास्ट रिजल्ट ध्यान रखना, आपको याद करना है। जो रिजल्ट है वो आप लोगों को याद करना है, लेकिन एकदम से याद करोगे चीज़ें आप लोग कर नहीं पाओगे, आपको मतलब याद हो ही नहीं पाएंगी वो। तो अगर एक बार समझ लेते हो कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो आप लोगों को वो जल्दी याद रहता है और लंबे समय तक याद रहता है। फिर एग्जाम में घबराते भी नहीं हो कि कहाँ से आया, कैसे आया, कि अगर नहीं आया और टाइम है तो क्वेश्चन आप लोग वैसे भी कर लोगे। तो ध्यान रखना, पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सेंट्रोइड के बारे में या ग्रेविटी सेंटर के बारे में, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं। पहला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ सेंट्रोइड। केंद्रक के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं वो अपने पास होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और दूसरे y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहाँ पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये याद करना है। ध्यान रखना, जो लास्ट रिजल्ट है उसको आप लोगों को हमेशा और हमेशा याद करना है। अब मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि ये आया कैसे, कहाँ से आया, हर पॉइंट मैं ऐसे कैसे आप लोगों को समझाऊंगा। और ध्यान रखना, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब में, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकैडमी प्लस पर। तो अनअकैडमी प्लस पर कोई भी स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करना चाहे, वहाँ पर 2 आवर्स डेली मेरी क्लास हो रही है, जिसमें अर्थमेटिक के और एडवांस का दोनों ही कंप्लीट कोर्स है। तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी अगर ज्वाइन करे तो उसमें पवन मैथ्स आप लोग लगा देना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे उसको कंप्लीट बैच को, क्योंकि डेली 2 आवर्स क्लास है, नोट्स वगैरह सारे इसमें कंप्लीट आपको PDF फॉर्मेट में मिलते हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहे तो ये आप लोग उसमें रेफरल कोड अगर लगा दोगे तो आपकी फ़ीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आया कैसे। ये उन लोगों के लिए जो कोई ज्वाइन करना चाहे, सभी लोगों के लिए नहीं है। बाकी मैं इस पर अब कंटिन्यू रहूँगा, कंटिन्यू हूँ मैं इस पर, सारा का सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो लोग जल्दी कोर्स करना चाहते हैं या जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, तो कंप्लीट फीस देने के बजाय ये नाम लिख दोगे पवन मैथ्स, तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा अपने आप ही। तो देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक ट्रायंगल है अपने पास A, B और C। सभी लोग कोशिश करना समझने की। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और ये कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। सबसे पहले हम लोग मीडियन की अगर बात करें, माध्यिका की अगर बात करें, तो ये माध्यिका मान लीजिए यहाँ आकर मिलती है। मीडियन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माध्यिका यहाँ आकर मिलेगी अपने पास, और मीडियन अगर यहाँ आकर मिलती है, मीडियन अगर कभी भी यहाँ आकर मिलेगी, इसका मतलब हम लोग ये देख सकते हैं
कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर ये रेशियो 1:1 है, क्योंकि माध्यिका हमेशा मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। और जस्ट आप लोग पहले वाला वीडियो देखिए, अगर कोई पहली बार मेरे इस वीडियो पर आप पहली बार ही आए हो इस चैनल पर तो आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी। जस्ट इससे पहले वाला आप लोग वीडियो देखिए, कल वाला जो मैंने परसों अपलोड किया था उसको देखिए, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 + x3/2, y2 + y3/2। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 + x3/2, y2 + y3/2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब एक बात ध्यान रखना, कभी कभार हमें माध्यिका की लंबाई भी पूछता है, कभी कभार हमें मीडियन की लेंथ पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक माध्यिका की लंबाई बताओ। और माध्यिका की अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं, तो माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग एक बार वापस से देखिए ताकि चीज़ें सही समझ में आए। और ये है अपने पास ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र, जो इसको 2:1 में बांटता है, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ग्रेविटी सेंटर जो होगा अपने पास, उसके निर्देशांक 2 का यहाँ गुना करेंगे तो x2 x3, 2 से 2 कट जाएगा। आप लोगों को पता है कि सेक्शन फॉर्मूला कल पढ़िए, अंत विभाजन कल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 2:1 है तो 2 इस वाले से इंटू होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये इससे इंटू होगा +x1 अपो नीचे आता है m + n, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो ये अपने पास आ गया 3। ऐसे ही दूसरे y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो 2 का तो यहाँ गुना करोगे और 1 का यहाँ गुना करोगे, तो 2 का यहाँ गुना करोगे तो 2y2, y2 + y3, और 2 से 2 कट जाएगा, और 1 का यहाँ गुना करोगे तो +y1 अपॉन नीचे अपने पास m + n 3। और यही मैंने आप लोगों को बताया कि इन सेंटर के निर्देशांक निकालने का तरीका ये है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोगों को कि आप लोग बताइए, अंत अपने पास 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि माध्यिका की लंबाई बताओ, एक ये पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा जा सकता है कि आप लोग बताइए इसके जो सेंट्रोइड है, ये ध्यान रखना केंद्रक के निर्देशांक है ना, केंद्रक या सेंट्रोइड, कैसे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से। अपने पास मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये 2 3 है, ये 5 और 7 है, ये मान लीजिए अपने पास से 4 और 3 मान लो, इसको 3 और मान लो 9 है। इनके कोऑर्डिनेट्स अगर तो सबसे पहले मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को निकालने हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मान लो माध्यिका की लंबाई पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रोइड के पूछ ले, इसके निर्देशांक तो ये और ये सभी को ऐड करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 10/3, और इनको ऐड करोगे 10 और 9 तो ये आ जाएगा 19/3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो अपने पास ये आ गए। लेकिन कभी भी अगर हम लोगों को माध्यिका की लंबाई पूछ रहे तो पहले इस बिंदु के निर्देशांक निकाल लेना, तो ये होंगे 4 और ये होगा 8। तो यहाँ से इस बिंदु के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को दिए हुए हैं तो दूरी निकालने का फॉर्मूला जो है वो आप लोग लगा देना। 4 का स्क्वायर, 4 में से 2 माइनस करोगे उसका स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर + y1 - y2 का स्क्वायर, दोनों का रूट ले लेंगे, जो कल की क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इसमें से माइनस करोगे 4, इसमें से माइनस करोगे तो 5, माइनस करोगे ना, और 5 का स्क्वायर 25। तो इसकी माध्यिका की लंबाई अगर कभी पूछ ले तो ए से डालेगी ये ABC, और कहेगा ए से सामने वाली साइड पर अगर माध्यिका खींच दी जाए तो AD की लंबाई बताओ, तो ये अपना आंसर होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चंस, मैं बाद में इसमें करवा दूंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो बाद में मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। अगली 2-3 क्लास में अपनी थ्योरी चलेगी, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, और टॉपिक जैसे पहले वाले क्लियर हुए आपके वैसे ये क्लियर हो जाएंगे। तो अगला पॉइंट देखिए आप लोग, हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इन सेंटर या अंतः केंद्र के बारे में। तो ध्यान रखना, ये एक तो फॉर्मूले तो इनके याद करने ही करने आपको। इन सेंटर या अंतः केंद्र के बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करने ही करने हैं। सबसे पहले ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इसकी ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। ज्योमेट्री अगर आपको पता होगी तो फिर ये क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर पाओगे, और जब ज्योमेट्री अगर नहीं पता होगी तो फिर इसमें प्रॉब्लम आएगी। जो याद करना है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि याद करना है, याद करना है, याद करना है। ये अपने पास A x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लीजिए x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3।
तो ध्यान रखना ये अगर इसका इन सेंटर है, ये वाली साइड ए, ये बी और ये सी, तो सी के इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ध्यान रखना यहाँ पर जो इन अपने पास एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर बनता किससे, एंगल बाइसेक्टर, उसकी लेंथ भी पूछ सकता है, लेकिन वो चीज़ें फिर आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पहले इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे ए अक्ष 1 प्लस बी अक्ष 2 प्लस सी अक्ष 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा अपने पास ए वाई 1 प्लस बी वाई 2 प्लस सी वाई 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं अपने पास, एक्स एक्सिस, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये अपने पास होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आपको याद रखना है। अब बात ये है कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, उस चीज़ को अब हम लोग समझने की शुरुआत करेंगे। देखो, हमें ये पता है, हमें सभी लोगों को पता है कि इन सेंटर बनता है जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। और हमें पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो एंगल बाइसेक्टर इसका जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा C अनुपात B। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप लोग ज्योमेट्री मेरा देखिए, कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन सेंटर या अंतः केंद्र के बारे में बात करें तो इन सेंटर जो होता है उसको बांटता है B प्लस C इज टू A के रेशियो में, ये भी आपको पता होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं पता तो आप लोग जाकर वीडियोस देखिए कौन से, ज्योमेट्री के, ताकि आपको उसमें पता लगे। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है C अनुपात B, और इन सेंटर इसको अपने पास एंगल बाइसेक्टर को B प्लस C इज टू A के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, C अनुपात B से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें रेशियो पता है C अनुपात B, ये टोटल तो A है, हमें रेशियो पता है C अनुपात B, तो C का इंटू होगा अक्ष 3 से C अक्ष 3 और B का इंटू होगा इससे B अक्ष 2 अपॉन नीचे C प्लस B। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, C अनुपात B में क्या मैंने लिख दिया, ये अगर नहीं पता लग रहा है इसका मतलब आज पहली बार वीडियो देख रहे हो, पिछले वाला वीडियो देखिए ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। C का इंटू होगा Y से तो C Y3 प्लस B का इंटू होगा Y2 से B Y2 अपॉन C प्लस B। इस बिंदु के निर्देशांक आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पहले से हैं, तो आप लोग क्या करोगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लोगे। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उसकी दूरी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब इन सेंटर के निर्देशांक अगर चाहिए तो ध्यान रखना, A तो इंटू होगा इससे A अक्ष 1, उल्टा जाता है ये आपको पता होगा, हमेशा और हमेशा ये इधर जाता है, M का इंटू इस साइड, N का इंटू इस साइड, और B प्लस C का इंटू इससे होगा तो B प्लस C से B प्लस C कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा B अक्ष 2 प्लस C अक्ष 3 अपॉन नीचे इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग रेशियो को, तो A प्लस B प्लस C। ये अपने पास आ गया है। ऐसे ही अगर आप लोगों को Y का यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकालना है तो A का इंटू करोगे इससे A Y1 प्लस इसका इंटू B प्लस C का इंटू जब यहाँ होगा दूसरे से तो B प्लस C से B प्लस C कट जाएगा, और B Y2 प्लस C Y3 और नीचे तीनों को ऐड करोगे तो A प्लस B प्लस C आ गया। अब ये जब आप लोगों का एक बार ध्यान रखना, हर बार एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है, वहाँ टाइम लग जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन आपको ये चीज़ें अगर एक बार ज़रूर करना है, इसको घर पर भी खुद अपने हाथ से देखो। जब आप लोग वीडियो देखते रहोगे ना तो हमेशा ऐसे लगेगा हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन जब खुद करने की कोशिश करोगे तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें 50% लोगों को प्रॉब्लम आती है, 100% बात है। तो जैसे आप लोग करोगे, जैसे आप लोग क्वेश्चन करने की शुरुआत करोगे तो तुरंत आप लोगों को करना क्या है, जहाँ प्रॉब्लम आए वीडियो से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन खुद करना है, खुद तब तक नहीं करोगे तब तक सिर्फ दिमाग में भ्रम बना रहेगा कि आपको आता है आता है आता है, लेकिन जब खुद करने बैठोगे क्वेश्चन तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें फिर रह जाती हैं। तो आप ये इसको एक बार घर पर खुद करने की कोशिश करनी है, हमेशा ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखिए, आज की क्लास का 3 नंबर पॉइंट, और ये है अपने पास सर्कम सेंटर।
परिकेंद्र। ध्यान रखना इसका आप लोगों को सर्कमसेंटर या परिकेंद्र जो है इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करना है। सर्कमसेंटर या परिकेंद्र जो है इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसका फॉर्मूला नहीं रटना है। अगर क्वेश्चन एसएससी में कौन सा आएगा, अभी तक कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर दूसरा आ जाए तो भी कैसे करना है, वो सारी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपने पास एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं, ए बी सी के जो हैं अक्ष 3 y 3 ऐसे दिए हुए हैं। और कभी भी सर्कम सेंटर के निर्देशांक अगर पूछे हम लोगों को, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मान लेते हैं अक्ष और वाई। अब ध्यान रखना सर्कम सेंटर जो, इसीलिए मैंने कहा कि ज्योमेट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। ज्योमेट्री जब तक क्लियर नहीं होगी ये पॉइंट्स आप लोगों को कम समझ में आएंगे। ज्योमेट्री क्लियर नहीं है तो छोड़ दो इस क्लास को आप लोग, क्योंकि टाइम का वेस्टेज ही होगा आपका, आपके समझ में कम चीज़ें आएंगी। पहले ज्योमेट्री देख कर आओ ताकि आसानी से आप लोग समझ लो। इसको अगर इससे मिला दें हम लोग तो ध्यान रखना सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। परिकेंद्र जो होता है सर्कम सेंटर, इसको अगर एस से डिनोट करो आप लोग, तो सर्कम सेंटर या परिकेंद्र तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका होगा ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे हम लोग, अक्ष माइनस अक्ष 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 1 का स्क्वायर, और हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे अक्ष माइनस अक्ष 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 2 का स्क्वायर। और इन दोनों को ये डिस्टेंस निकाल ली, ये डिस्टेंस निकाल ली, दोनों को बराबर रख देंगे। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर यहाँ तो रूट आना चाहिए। हाँ रूट आना चाहिए तो वो दोनों तरफ ही आएगा ना, रूट आना चाहिए, दोनों तरफ आएगा तो हम लोग स्क्वायर करेंगे इधर भी और उधर भी, तो रूट हट जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को नहीं रटना है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को इसी प्रकार से कर लेना है जब भी अपने पास आए। और मैं भी बता देता हूं कि एसएससी में कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से वो पूछेगा, वो भी मैं बता देता हूं। अगली एक इक्वेशन हम लोग ये बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन यहां से अक्स माइनस अक्स 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 2 का स्क्वायर, ये बराबर ये दूरी निकाल लो, और इधर से ये दूरी निकालेंगे अक्स माइनस अक्स 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई 3 का स्क्वायर। और जब आप लोगों को ये जो अपने पास है ये दोनों जब न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी तो दो इक्वेशन, एक ऊपर से आ जाएगी एक नीचे से इक्वेशन आ जाएगी, वहाँ से अपने पास अक्स और वाई के मान आसानी से निकल जाएंगे और वो अपना आंसर होगा। ध्यान रखना द्विघात समीकरण अपने पास यहाँ पर नहीं बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो चीज़ें वहाँ से कट जाती हैं, अक्स और वाई का मान आसानी से निकल जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है, एसएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो नॉर्मली हमेशा और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही पूछा है आज तक, अगर कोई क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर अपने पास हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो हमेशा और हमेशा नॉर्मली हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। तो इस दोनों के निर्देशांक अगर दिए हुए हैं अक्स 1 वाई 1, ये दिया हुआ है अक्स 2 वाई 2 और ये दिया हुआ है अक्स 3 वाई 3, तो ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वो पूछता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए और सी के, उसका मिड पॉइंट अगर है तो मिड पॉइंट के निर्देशांक निकालने के तरीके होते हैं अक्स 1 अक्स 3 बाई 2 वाई 1 प्लस वाई 3 बाई 2। तो जब भी आपके पास सर्कम सेंटर पूछे तो एक बार आप लोग दिमाग लगाना, कहीं पर अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। 99% चांसेस हैं कि एसएससी और सीडीएस के क्वेश्चंस में वो यही पूछेगा। ये नहीं भी पूछे, मैं बता रहा हूँ यही पूछता है वो, तो ये तुरंत हो जाएगा। और कैसे पहचानोगे राइट एंगल ट्रायंगल, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्वेश्चन करवाते टाइम कि कौन कौन से दो वर्टिसेस पर अपने पास राइट एंगल वाले को छोड़कर कौन से दो वर्टिसेस लेने हैं, वो क्वेश्चन करवाते टाइम मैं बता दूंगा। फिर भी आपको लगे सर नहीं आए तो नहीं आए, तो मैं ये तरीका आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो ये 3 पॉइंट नहीं आए तो ये दो जगह से दूरी निकालो और हमेशा बराबर करो, ये अपना तरीका है। और इसका फॉर्मूला याद नहीं करके आप लोग ऐसे ही कर लेना, क्योंकि हमेशा राइट एंगल से ही पूछता है तो आपका वैसे ही टाइम बच जाएगा। तो ये थे अपने पास 3 पॉइंट। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पॉइंट नंबर 4। तो आइए अब हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो है अपने पास ऑर्थो सेंटर।
लंब के अंदर। ध्यान रखना ये नॉर्मली पूछा नहीं जाता है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं चारों सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ कि ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो अपने पास ऐसे होगा। अगर 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, नॉर्मली ये जो क्वेश्चन पूछता है अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2 और बी पॉइंट है अक्ष 3 y3, ये करते कैसे हैं वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अक्ष 2 y2 मान लो पहले और अक्ष 3 y3 आगे मान लेते हैं, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हैं अक्ष 3 y3, तो याद रखना, ध्यान रखना कि ये हम लोग ये जो ऑर्थो सेंटर के निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं। ऑर्थो सेंटर के निर्देशांक निकालने के तरीके होंगे जो आप लोगों को अपनी अगली क्लास में कल समझ में आएंगे। इस पॉइंट से पास होने वाला और यहाँ से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। यहाँ से इससे तो पास होने वाला और इसके परपेंडिकुलर लाइन की हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। और अपने पास यहाँ से अगर ऐसा दूसरा अगर एल्टीट्यूड हो तो इससे तो पास होने वाले और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। वो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग आसानी से निकाल लेंगे और वही होगा ऑर्थो सेंटर। तो ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र के निर्देशांक निकालने के तरीके जो होंगे वो अपने पास हमेशा ये वाला ही तरीका होता है कि आप लोग, और ये आसानी से कर लोगे आप लोग, इस लाइन की जो अपने पास इक्वेशन चाहिए वो आप लोग कल की क्लास में ही सीख जाओगे, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। और इस लाइन की इक्वेशन भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। और ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। और दो लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसके निर्देशांक कैसे निकालोगे वो भी अगली क्लास में सीखोगे। तो ये जो पॉइंट है वो अगली क्लास का है, क्योंकि स्लोप से हम लोग निकालेंगे इन दोनों का स्लोप और यहाँ से पास होने वाले लाइन का स्लोप m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा और इससे पास होने वाले लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। लेकिन अपने पास हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पूछेगा, समकोण त्रिभुज में पूछेगा, तो ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर जो होता है वो उस वर्टेक्स पर होता है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो। तो हमें लाइन की इक्वेशन ही ऐसे गिवन होंगी, क्वेश्चन करवाते टाइम आपको पता लगेगा कि लाइन की इक्वेशन ही ऐसे गिवन होंगी कि 3x + 4y 3x + y + 7 = 0। इन तीनों लाइन की इक्वेशंस हम लोगों को दी हुई मिलेंगी। y - 3x + 4 = 0, ऐसी लाइन की इक्वेशन हम लोगों को दी हुई मिलेंगी। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये पहचान लेंगे कि कौन सी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री हैं, उन दोनों को हम लोग सोल्व कर लेंगे। और ये चीज़ भी क्योंकि ये स्लोप है, ये स्लोप से रिलेटेड है और कल की क्लास में मैं आपको कंप्लीट स्लोप के बारे में ही पढ़ाऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आज 5 पॉइंट पढ़ा देता हूँ, 4 सेंटर्स के बारे में और एक ट्रायंगल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में। उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फिर भी आप लोगों को ये कैसे आया वो फॉर्मूला वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। और फिर हम लोग उसके बाद ये वापस इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको मैं डायरेक्ट पहचानना सिखा दूंगा, क्योंकि अभी स्लोप नहीं बताया तो स्लोप में मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा दूंगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो तीनों कोड अगर राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं पूछे तो भी उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता रहा हूँ। इसको x1 y1, ये x1 y1 ही होगा ना, यहाँ तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो इस पॉइंट से पास होने वाले और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो आप लोग खुद आसानी से बनाओगे, डायरेक्ट आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा। इसके परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन, और वो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो होता है ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ये तरीका होता है लंब केंद्र निकालने का। अगला देखिए आज की क्लास का 5 नंबर पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बात आप लोग समझने की कोशिश करना, सीखना इसको। अपने पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे ध्यान रखना दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और इसके बीच डिस्टेंस अगर एच है तो एक ट्रिपेजियम हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वो ट्रिपेजियम हो गया। और ट्रिपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना आप लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए
आपने पास मान लो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना सभी लोग। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट अपने पास एक कोऑर्डिनेट है, मान लो x1 y1, एक ट्रायंगल ABC का। दूसरा है अपने पास मान लीजिए x2 y2, और तीसरा निर्देशांक है मान लीजिए x3 y3। इसका जो तीसरा निर्देशांक है वो मान लीजिए x3 y3। ये कोई भी ट्रायंगल है A, B और C। ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो तो होगी y1। मैं आपको पहली क्लास में y1 क्यों होगी, कल की क्लास देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए, खुद ही आपके समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y2। ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2, तो ये जो दूरी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास इन दोनों के बीच में दूरी बचेगी x1 माइनस x2। ये बचेगी कितनी अपने पास, x1 माइनस x2। तो किसी भी ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स ये अपनी y1 है, ये अपनी y2 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में जो दूरी है वो है x1 माइनस x2। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y3। सबसे पहले हम लोगों ने इसका एरिया निकाल लिया जो आपके सामने है वहां पर शेडेड पार्ट का। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, इधर वाले की दो पैरेलल साइड्स 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी y1 प्लस y3। डिस्टेंस बिटवीन देम जो आएगा ये आएगा x3 माइनस x1। ये जो दूरी आएगी ये x3 है, ये अपने पास x1 है, तो टोटल x3 है, ये x1 है, तो ये बचा x3 माइनस x1। ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कल का वीडियो देखते कि ये दूरी ये कैसे आई और ये दूरी ये कैसे आई, कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x3 माइनस x1। मुझे ये बताइए, इन दोनों को जोड़ दें तो एक कंप्लीट आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर अगर मैं नीचे वाला माइनस कर लूँ, y3 y1 y2 कैसे आप समझ गए होंगे, ये मैं माइनस अगर कर दूँ इन दोनों को ऐड करके, और ये वाला भाग अगर मैं माइनस कर दूं, नीचे वाला भाग अगर मैं माइनस कर दूं, इसका क्षेत्रफल होगा ये y3 है, ये y2 है, और टोटल जब ये होगा तो अपने पास x1 से कट जाएगा और ये आएगा x3 टोटल माइनस x2। वैसे भी देख सकते हो x3 है, ये x2 है, तो टोटल x3 माइनस x2, या इन दोनों को जोड़ देना तो भी अपने पास यही आना है। तो इसमें से माइनस करो, ट्रिपेजियम का एरिया 1/2 y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अगर सभी जगह से हम लोग हाफ कॉमन ले लें, सभी जगह से अगर हम लोग हाफ कॉमन ले लें, तीनों जगह से ही हाफ कॉमन ले लें और इसको गुना करें, y1 को x1 से गुना कर दें तो y1 x1, इसको इससे गुना कर दें तो माइनस y1 x2 प्लस y2 x1 माइनस y2 x2। जब आप लोग इसका इससे इंटू करोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, हाफ तो कॉमन ले ही चुके हो, y1 y3 y1 x3 प्लस, या पहले इसका गुना कर रहे हो तो y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, ये आ गया अपने पास। फिर अगर हम लोग इसका यहाँ पर माइनस वाली साइन अगर ये है, माइनस का आएगा y2 x3, y2 x3 अपने पास माइनस का आएगा, फिर इसका इससे गुना करोगे तो प्लस का आएगा y2 x2 फिर y3 x3 माइनस का आएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और फिर ये प्लस का आएगा y3 x2। देखो y1 x1 यहाँ पर अपने पास प्लस का है, y1 x1 यहाँ पर अपने पास प्लस का है और यहाँ पर अपने पास माइनस का है। ऐसे y3 x3 यहाँ पर अपने पास प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, कट जाएगा। ऐसे x2 y2 यहाँ पर अपने पास माइनस का है और यहाँ पर अपने पास प्लस का है, ये अपने पास इससे कट जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, ये सारे के सारे अपने पास कट जाएंगे। अब अपने पास बचा y1 x2
ये रहा, और अपने पास आगे भी बचेगा y1 प्लस x3, ये रहा। तो यहां से अगर हम लोग y1 कॉमन ले लें, y1 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x3 माइनस x2। जैसे ये यहां से और यहां से कॉमन ले लिया, यहां से अगर मैं y2 कॉमन ले लूं इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट से अगर मैं y2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अपने पास, y2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, x1 माइनस x3, y1 x3 माइनस x2, y2 x1 माइनस x3, और बचा हुआ जो अपने पास है अगर इन दोनों से मैं y3 कॉमन ले लूं, y3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा x2 माइनस x1, जो बचा हुआ है उससे। ध्यान रखना अपने पास ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये जो यहाँ से इससे अगर अपने पास यहाँ से इससे, और x1 कहाँ पर है इससे, अगर मैं x1 कॉमन ले लूँ, 1/2 है ही, बाहर चल ही रहा है, x1 अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा y2 माइनस y3। कौन कौन से इससे और इससे अगर x1 में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा y2 माइनस y3। अगर मैं यहाँ से x2 कॉमन ले लूँ इसमें से, और इसमें से x2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा y3 माइनस y1, और बचे जो ये भी हम लोगों ने यहाँ दोनों से कॉमन ले लिया, और जो 2 पॉइंट बचे ये वाला और ये वाला, यहाँ से अगर मैं x3 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा y1 माइनस y2। तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या एरिया जब भी आए उसको डायरेक्ट कैसे करोगे, ये तो एक फॉर्मूले वाला तरीका हुआ कि ऐसे आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो। ये जो अपने पास है, या आप लोग ये फॉर्मूला तो अपने पास ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे याद करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो ना बाकी कट गया ये याद रखना है। अब ये भी कैसे याद रखना आपको, देखिए, देखो ये चीज़ें आप लोग बस समझनी है, आपको पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जब एग्जाम में लो, काम में लो, तो आपको करना ही नहीं ऐसा कुछ क्या आप सोचो कि एरिया निकालने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप करोगे क्या, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, 2 3 3 4 और 5 7, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका जो होता है, आप लोग ऐसे लिखना शुरू करो, कहीं से जहां से मर जाए, 2 3 फिर 5 7 फिर 3 4, और पहला जो लिखा है उसको रिपीट कर दो आप, और 1/2 ऐसे इंटू करना शुरू करो। इसको गुना करोगे 14 प्लस 20 प्लस 9, माइनस ऐसे इंटू करना शुरू करो, -15 इसका इससे, इसका इससे -21, और इसका इससे माइनस का 8, ठीक है ना। तो 21 और 8 29, और ये भी 29 से कट गया, -1 बचा। माइनस हमें लेना नहीं है, हमेशा ध्यान रखना एरिया माइनस में नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस का, यहाँ 1 बचा तो आंसर आ गया 1/2। अब ऐसा आप लोगों को, किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर आपको क्या पता कि सबसे पहले यही लिखेंगे, जो मर्जी है उसको पहले लिखो, 5 7 पहले लिख लो, उसके बाद लिख लो 3 4, उसके बाद लिख लो 2 3, और उसके बाद लिख लो, लेकिन पहले वाले को रिपीट करने ध्यान रखना, और इनटू ऐसे ही करोगे। ये अपने पास 20 प्लस 9 प्लस 14 -21 माइनस का 8 और माइनस का 15, 21 और 8 माइनस का 29 प्लस का 29 कट जाएगा, वही आंसर यही आना है। तरीके बदलने से ध्यान रखना, आंसर नहीं बदलते, याद रखना इसमें पॉजिटिव साइन हम लोग लेते हैं। तो एरिया वैसे निकालना है नहीं, वो तो बेसिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग तो ऐसे ही इंटू करना और माइनस ऐसे कर देना, अपने आप हमेशा एरिया आ जाएगा। 2 लाइन भी आएंगी, 3 लाइन से मिलकर अपने पास ट्रायंगल बनेगा, वो सारे के सारे फिर क्वेश्चंस हैं। जब सिर्फ यही नहीं आता कि एरिया ऐसे ही निकालना पड़ता है, 2 लाइन आ जाएंगी और एक अपने पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, इनसे डिवाइड होने वाला एरिया, इनसे बनने वाला एरिया, जैसे वो कहेगा 2x प्लस 6y प्लस 12 इक्वस टू 0। एक y एक्सिस पर x इक्वस टू 0 होता है, और अपने पास एक जैसे ये दे दे कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वस टू 0। इन तीनों से जो अपने पास ट्रायंगल बनेगा उनका एरिया बताइए। तो सारे के सारे पॉइंट हम लोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस में ही समझ में आएंगे। ज़्यादा बेसिक अपने पास जो है तरीका जो है कॉन्सेप्ट अपने पास यही है। तो बाकी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर आप लोग करते रहो, लाइक आप लोग करते रहो। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।